ये वाला प्रैक्टिकल में भी जितना जब हो जाएगा तब करा दूंगा आप लोगों को। तो जो आपका सिक्स्थ मॉड्यूल था वो कंप्लीट हो चुका है अभी। ये लास्ट प्रैक्टिकल है उसका। लिनक्स वाला मैंने आपको बता दिया था, ऑथेंटिकेशन बाईपास, लास्ट क्लास में बताया था ना। कंप्लीट हो गया था। विंडोज वाला हायर एंड बूट के थ्रू रह रहा है आपका, वो मैं करा दूंगा अभी जब आपका पेन ड्राइव बूटेबल हो जाएगा। तो अभी आप लिख लीजिए मॉड्यूल नंबर 7, मालवेयर्स। मालवेयर्स क्या होते हैं और कितने तरीके के होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग इसके अंदर देखेंगे, जिसमें आपका जो सिस्टम हैकिंग का सेकंड फेज था, दैट इज मेंटेनिंग एक्सेस, वो वाला पार्ट इसके अंदर कवर हो जाएगा आपका। ठीक है। मालवेयर्स क्या होते हैं आप लोगों के अकॉर्डिंग? क्या करती हैं वो मलिशियस फाइल्स? सिर्फ एक्सेस नहीं, हार्म करती हैं डिवाइस को। एक्सेस करने वाले तो कम होते हैं, बट हार्म करती है आपके डिवाइस को। मालवेयर, मालवेयर का काम क्या होता है? आपके डिवाइस को हार्म करना। हार्म किसी भी तरीके से कर सकता है। आपके डिवाइस को स्लो डाउन कर सकता है, आपके डिवाइस का एक्सेस अटैकर को दे सकता है, आपके कैमरा का एक्सेस दे सकता है, आपके की स्ट्रोक्स का एक्सेस दे सकता है, आपके फाइल्स को डाउनलोड कर सकता है, अटैकर अपलोड कर सकता है। किसी भी तरीके की मेलिशियस एक्टिविटी अगर आपके सिस्टम पे परफॉर्म की जाती है तो वो किसके थ्रू की जाती है? मालवेयर्स के थ्रू की जाती है। ठीक है। सो बहुत सारे अलग अलग तरीके के मालवेयर्स हैं जिसको हम इस मॉड्यूल के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। सो हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ मालवेयर। कौन कौन से टाइप्स आप लोगों को पता है? बताइए एक एक करके। वायरस सुना आप लोगों ने? वॉर्म, रैंसमवेयर, ट्रोजन से पहले ट्रोजन हॉर्स। ऐसे बहुत सारे होते हैं मालवेयर्स, जब याद आते रहेंगे तो मैं लिखते रहूंगा यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं इनके बारे में डिस्कस करना। सबसे पहले बताइए वायरस क्या होता है? कितने लोग जानते हैं वायरस के बारे में? ठीक है, बट कैसे कैसे करता है? नहीं, कुकीज, कुकीज वाला नहीं चीज। देखिए, हाँ, ठीक है। हार्म तो करेगा ही करेगा, बट कैसे हार्म करता है? बेसिकली ये रेप्लिकेट करता है अपने आप, राइट। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर होता है जो अपनी कॉपी को, जैसे आप लोगों ने भी कोरोना वायरस सुना था, कोरोना को वायरस क्यों बोला गया था? क्योंकि वो फैलता था, स्प्रेड होता था एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, है ना। इसी तरीके से ये वायरस क्या करता है, आपके सिस्टम के अंदर अगर एक फाइल के अंदर वो आ गया, या एक फाइल के साथ वो आ गया, आपने कहीं से कोई फाइल डाउनलोड करी, या फिर किसी से आपने पेन ड्राइव के थ्रू कोई फाइल को शेयर करा, है ना, तो उससे आपके मशीन पे एक वायरस आ सकता है। और वो वायरस जिन फाइल्स के कांटेक्ट में आएगा, जहां पे आपने उन फाइल्स को स्टोर कर रखा है, पहले उन सारी फाइल्स को वो वीक करेगा, उनके अंदर अपनी एक कॉपी अटैच करेगा। उसके बाद उस फोल्डर से बाहर निकल के उसके ऊपर वाले जितने भी फाइल्स हैं उनमें अपने आप को अटैच करेगा। फिर उसके बाहर निकल के उनमें अपने आप को अटैच करेगा। इसी तरीके से वो कुछ टाइम में पूरे सिस्टम पर रेप्लिकेट कर लेता है अपने आप को।
तो रेप्लिकेट करने का मतलब यहाँ पे कॉपी करना, अपनी एक कॉपी अटैच करना उन एग्जिस्टिंग फाइल्स के साथ जो आपके मशीन पर हैं। तो ये काम किसका होता है? वायरस का। होता कैसे है इसके अंदर ना, बेसिकली प्रोग्राम लिखे जाते हैं, वो प्रोग्राम का काम यही होता है कि अपना कुछ मेलिशियस कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो उस फाइल का साइज इंक्रीज कर दे, फाइल के साथ कुछ मेटा डेटा ऐड कर देना, ताकि होता क्या है, जब वायरस आप अटैक परफॉर्म करते हैं, रेप्लिकेशन हो गया पूरे सिस्टम में, अब इसके बाद क्या होगा, आपके सिस्टम की पहली बात तो रिसोर्सेज बेकार में ही कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएंगी। कैसी रिसोर्सेज? जैसे आपके सिस्टम का मेमोरी सबसे पहले तो, क्योंकि हर एक फाइल में इसने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा अटैच कर दिया अपने आप का, ठीक है। इसके अलावा आपके सिस्टम में जब आप उन फाइल्स को रन करोगे तो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग पावर खर्च होगी, क्योंकि पहली बात तो वायरस भी बैकग्राउंड में काम कर रहा है, अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, तो कुछ पावर उसको चाहिए रेप्लिकेशन के लिए। कुछ पावर जब आप उन सॉफ्टवेयर्स को या उन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को या पीडीएफ्स को, डॉक्यूमेंट्स को ओपन करोगे, तो उस समय भी जैसे वो ओपन होंगी तब अगेन वो मालवेयर भी पीछे 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 रेप्लिकेशन या एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चक्कर में होता क्या है कि आपके सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है। तो आप जब भी वायरस के कोड की बात करते हैं तो कोड कुछ ऐसा लिखा होता है, उसमें लूप होता है बेसिकली, कि वो चलता रहेगा कंटिन्यूसली जब तक सारी फाइल्स को वो इन्फेक्ट नहीं कर देता है। आप नई फाइल्स डाउनलोड करोगे अपने सिस्टम में, उन नई फाइल्स को भी वो क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा। तो इसका अटैकर को एडवांटेज क्या मिलता है कि वो आपके सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, स्लो डाउन करने का मतलब अब अटैकर का इससे कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बट हाँ, वायरस बहुत पुराने टाइम में यूज होते थे, अब तो ज्यादातर वायरस नहीं, ट्रोजन और रैंसमवेयर यूज होते हैं ज्यादातर। वायरस आपने इसलिए बहुत पहले पुराने टाइम में जरूर सुना होगा, या पहले हम लोग मालवेयर्स नहीं बोला करते थे, उसको वायरस ही बोला करते थे, कि वायरस आ गया आपके सिस्टम में, वायरस आ गया। तो वायरस वर्ड बहुत पॉपुलर था पुराने टाइम में। ठीक है, लेकिन वायरस का अपना मतलब है, वायरस रेप्लिकेट करता है आपके हर एक एग्जिस्टिंग फाइल्स के अंदर जो आपके सिस्टम पर है, ताकि वो आपके सिस्टम को स्लो डाउन कर दे। ठीक है, बिल्कुल, आपके सिस्टम को स्लो डाउन करना, आपके सिस्टम की मेमोरी कंज्यूम करना, आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को, ग्राफिक्स मतलब ग्राफिकल पावर को, उसको एक तरीके से कंज्यूम करने का काम होता है वायरस का। और कुछ भी नहीं करता, ना अटैकर को आपके सिस्टम का एक्सेस देता है, ना अटैकर इसके थ्रू आपके सिस्टम फाइल्स को डाउनलोड कर सकता है, कुछ भी नहीं। बस आपके सिस्टम को स्लो करने का काम किसका होता है? वायरस का। तो अभी मैंने आपको बोला था कि जो मालवेयर्स होते हैं वो हार्म करते हैं, आप कुछ एक्सेस दिलाएंगे आपको, कुछ हार्म करेंगे अलग अलग तरीके से आपके मशीन को। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव अटैकर का कुछ भी हो, वो चाहता है कि बस आप अपना काम ना कर पाओ, आपका सिस्टम स्लो डाउन हो जाए, तो वो वायरस के थ्रू आपके सिस्टम पर अटैक कर सकता है। बट वायरस अब ज्यादातर अभी यूज नहीं होते हैं, अब आपको मालवेयर्स में वायरस नहीं मिलेगा, बाकी ये सारे ज्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। वायरस और वॉर्म ज्यादातर अब नहीं मिलते, वॉर्म भी थोड़ा बहुत देखने मिल जाएगा। वॉर्म और वायरस में सिमिलैरिटीज होती हैं और हल्का सा डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस क्या है, कोई जानता है? वॉर्म क्या होता है? हम्म, बिल्कुल सही। तो वायरस की तरह ये रेप्लिकेट करता है सिस्टम पे, सिस्टम पे तो रेप्लिकेट करेगा ही करेगा, बट वायरस के तरह ये फैल नहीं सकता, मतलब फैल सकता है, ये वायरस जैसे फैल नहीं सकता नेटवर्क के थ्रू। जैसे अब मान के चलो मेरे सिस्टम पे वॉर्म है, ठीक है, तो वॉर्म मेरे सिस्टम को तो इन्फेक्ट करेगा जैसे वायरस की तरह, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा सारे फाइल्स में। बट मैं जिस नेटवर्क से कनेक्टेड होऊंगा, उस नेटवर्क में जितनी सिमिलर डिवाइसेस होंगी, उन डिवाइसेस पर भी ये फैलना स्टार्ट कर देगा। मतलब मान के चलो आप, आपका सिस्टम कहीं से भी इन्फेक्टेड आया, और आप यहाँ पे नेटवर्क से आपने कनेक्ट कर लिया, वॉर्म से इन्फेक्टेड था आपका सिस्टम, और आपने ग्लोबल इंस्टीट्यूट के नेटवर्क से कनेक्ट किया। अब इस नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो सभी क्या हो जाएंगी, इन्फेक्ट हो जाएंगी वॉर्म से। उन सभी डिवाइस में ये वॉर्म अपने आप को कॉपी करता रहेगा, और अगेन फिर आपके सिस्टम के थ्रू आप जहाँ पे जाओगे, जिस नेटवर्क से आप कनेक्ट करोगे, उस नेटवर्क में भी अपने आप को ये स्प्रेड कर देगा। तो वॉर्म का काम होता है स्प्रेड करना, ये अपने आप ही, इसको यूजर के इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती स्प्रेड करने के लिए, ये अपने आप ही सिस्टम टू सिस्टम नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड करता है। समझ आया? तो वायरस से ज्यादा ये खतरनाक भी होता है, राइट। तो वायरस सिर्फ सिस्टम में रेप्लिकेट करेगा, वॉर्म सिस्टम के साथ साथ नेटवर्क के थ्रू बाकी सिस्टम्स पे भी अपने आप को रेप्लिकेट करता है। समझ आया? हाँ, तो एंटीवायरस आपके डिटेक्शन करता है सिग्नेचर को, कोई भी फाइल होती है उसके फाइल के काम करने के तरीके को, उसके फाइल के हैश को, उसके सिग्नेचर को डिटेक्ट करता है, और देखता है कि क्या ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है मेरे डेटाबेस में या नहीं है। अगर डेटाबेस में एग्जिस्ट करता होगा तो उसको बता देगा कि हाँ ये एक मेलिशियस फाइल है और इसको नहीं रन करना चाहिए, इसको क्वारंटाइन कर देगा वो, या उसको रिमूव कर देगा आपके मशीन से।
तो जो एंटीवायरस होते हैं उनके पास अपने आप में कोई कैपेबिलिटी नहीं होती, उनको जो डेटा दिया जाता है, प्री डिफाइंड रूल्स उनके ऊपर सेट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। जब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नया मालवेयर होगा तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। समझ आया? यहाँ तक मालवेयर क्रिएट करना, आपको प्रोग्रामिंग आती होगी तो आप बना सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको पुराने मालवेयर्स को देखो कि वो कैसे काम कर रहे हैं, पहले प्रोग्रामिंग सीखो, फिर पुराने मालवेयर को चेक करो कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं, और उसके बाद अपने थिंकिंग से अपना एक लॉजिक बिल्ड करो, अपना एक खुद का मालवेयर बनाओ, देखो कि वो कैसे इन्फेक्ट कर सकता है। ये भी चेक। क्या? नॉर्मली सी प्लस प्लस, डिपेंड करता है कि किस प्लेटफॉर्म के लिए आप बना रहे हो। सिस्टम्स के लिए बना रहे हो तो सी प्लस प्लस में हो जाएगा। अगर आप मोबाइल्स के लिए बना रहे हो तो जावा की जरूरत पड़ेगी। कहीं कहीं आप पाइथन की स्क्रिप्ट की मदद से भी मेलिशियस मालवेयर्स बना सकते हो। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी आपको आती है उतनी अच्छी बात है। समझ आया? ये डिफरेंस याद रखना वायरस और वॉर्म का। वायरस को रेप्लिकेशन के लिए ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत होती है, बट वॉर्म को ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है, वो नेटवर्क से कनेक्ट होते ही फैलना स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज ध्यान रखना। देखो, नेटवर्क में आपको पता है कि आपकी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है। तो ये आपका आईपी उठाएगा, और उस आईपी के थ्रू जितने भी, जैसे आप नेट डिस्कवर कर रहे होते हैं ना, तो आप पता चल जाता है कि नेटवर्क में कौन कौन सी डिवाइसेस है। तो वैसे ही ये नेटवर्क में उन डिवाइसेस के थ्रू, जैसे आप पिंग करके कनेक्टिविटी चेक करते हैं, तो ये वायरस, ये जो वॉर्म है, वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है उन डिवाइसेस पे जो आपके नेटवर्क से कनेक्टेड होती है। अब आप जिस भी नेटवर्क से कनेक्ट हो गए वो वहां फैलना स्टार्ट कर देगा। हाँ, डेफिनेटली ये आईपी पे, बिना आईपी के तो आपका कम्युनिकेशन नहीं होता ना, तो आईपी के थ्रू ही कम्युनिकेशन होता है। तो आप जो भी कम्युनिकेशन करोगे, या मान के चलिए कि हमारे नेटवर्क में जैसे एआरपी प्रोटोकॉल नॉर्मली काम करती रहती है, जब हम किसी भी डिवाइस को रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो वहाँ पे एआरपी प्रोटोकॉल सबसे पहले जाती है एआरपी रिक्वेस्ट के साथ। तो ये उन रिक्वेस्ट को बेस लेकर फैलता है आप इस दूसरे सिस्टम पर, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, मतलब सिमिलर सिस्टम होगा तभी स्प्रेड करेगा। ऐसा नहीं कि आपके नेटवर्क में लिनक्स था और मालवेयर वो विंडोज का था, तो लिनक्स में स्प्रेड नहीं कर पाएगा वो। तो सिमिलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ये इन्फेक्ट करेगा जो नेटवर्क के अंदर होंगे, चाहे आप किसी भी नेटवर्क से फिर कनेक्ट कर लो। ठीक है। सर एआई टूल तो कुछ टूल्स तो एआई जो जिससे क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, यही मैं आपको, जैसे ब्लैक बॉक्स डॉट एआई अगर आपने सुना हो, तो वो आपको कोड लिखने में हेल्प करता है, प्रोग्राम लिखने में हेल्प करता है, उसको मॉडिफाई करने में, उसको उसकी लॉजिक बिल्ड चेंज करने में हेल्प करता है। तो आप एआई की मदद से मतलब थोड़ा बहुत तो देखो, आपको दिमाग अपना लगाना ही पड़ेगा, सारा कुछ आप एआई पे नहीं छोड़ सकते। तो आप थोड़ा अपना लगाओ दिमाग, थोड़ा आप एआई के ऊपर वो करो, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है उसको टेस्ट करके देखो किसी सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में। अब इसके बारे में बताऊंगा जब मैं आपको मालवेयर एनालिसिस के बारे में बताऊंगा, तो मालवेयर के ऊपर एनालिसिस भी की जाती है। तो वो एनालिसिस करने के लिए एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट बनाया जाता है। अब अपने सिस्टम पे तो टेस्ट नहीं करोगे, आप रियल इन्वायरमेंट में तो टेस्ट नहीं करोगे, ताकि मतलब इससे तो आपका सिस्टम इन्फेक्ट हो जाएगा, है ना। तो मालवेयर्स को टेस्ट करने के लिए एक वर्चुअल इन्वायरमेंट, एक सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, जो कंप्लीटली आइसोलेट होता है आपके रियल नेटवर्क से। तो उसके बारे में बताऊंगा मैं, पहले ये मालवेयर्स के टाइप समझ लें। बट हाँ, एआई की मदद से आप मालवेयर्स बना सकते हो, अगर आपको पता है कि क्या मुझे करवाना है, एआई से किस तरीके का कोड जनरेट कराना है, वो चीज़ है। नहीं, देखो ऐसा नहीं है, मतलब अब अगर आप, देखो एआई ना डेटा पे काम करता है, उसको लॉजिक पता है, सारी चीजें पता है। आप उसको बोलो कि मुझे इतना बड़ा कोड है, उसमें बीच वाला फंक्शन है, इसको मॉडिफाई कर दो, तो उसके वेरिएबल नेम चेंज कर देगा, उसका लॉजिक चेंज कर देगा वो अपने आप ही। तो उसमें ये थोड़ी है कि ये कहीं ना कहीं पड़ा होगा किसी के पास पहले से, इसका एंटीवायरस हैश या इसका सिग्नेचर किसी एंटीवायरस के पास होगा, ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि आप उसको बोल रहे हो, आप उसको एक कमांड दे रहे हो कि मुझे ये कोड मॉडिफाई करना है, ये सेक्शन मॉडिफाई करना है, या इसका हेडर फुटर चेंज करना है, तो वो चीज़ वो कर सकता है। तो आप कुछ भी चेंज करा लो उसके थ्रू। पहले ये चीज़ें मैनुअली हमें करनी पड़ती थी, क्योंकि हमें एआई का अगर नहीं था। अब आप एआई है तो आप उसकी मदद से ये चीज़ें उससे करवा सकते हो, जो चीज़ आप पहले खुद कर रहे हो। बेसिकली फंक्शंस मॉडिफाई करना, वेरिएबल्स मॉडिफाई करना, लॉजिक मॉडिफाई करके आपका मालवेयर एक अनडिटेक्टेबल मालवेयर बन जाता है। तो ये दोनों समझ आ गया आप लोगों को, वायरस एंड वॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रैंसमवेयर के बारे में। सो रैंसमवेयर आप लोगों ने सुना होगा बहुत टाइम, मतलब बहुत
इससे पहले भी मैंने आप लोगों को समझाया था रैंसमवेयर के बारे में। बताइए रैंसमवेयर क्या होता है, क्या होता है रैंसमवेयर, एक बार बताइए जल्दी से। चोरी तो नहीं। हाँ, तो देखो अटैकर आपके सारी फाइल्स को इंक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, जैसे ही रैंसमवेयर आपके मशीन पर एग्जीक्यूट करेगा तो वो आपके सिस्टम की सारी फाइल्स को इंक्रिप्ट कर देता है, लॉक कर देता है। ठीक है, और इंक्रिप्ट करने का मतलब आपको पता ही है कि वो फाइल फिर जब तक आपके पास की नहीं होगी जिसके थ्रू आप डिक्रिप्ट कर पाओ फाइल्स को, है ना, सिमेट्रिक की के थ्रू इंक्रिप्शन किया जाता है, तो आपको उसके लिए सिमेट्रिक की चाहिए पड़ेगी जिसके थ्रू डिक्रिप्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, अब सिमेट्रिक की, एसिमेट्रिक, ये सब आप क्रिप्टोग्राफी में पढ़ोगे। तो आप, मैंने आपको बताया था इंक्रिप्शन में कॉन्सेप्ट होता है कीज का, कीज के साथ इंक्रिप्शन होता है ना। तो वो की आपको जरूरत होती है डिक्रिप्ट करने के लिए, और जो कि किसके पास होती है, अटैकर के पास। तो अटैकर आपसे उस की के बदले, अब वो तभी आपसे कुछ डिमांड कर सकता है ना जब उसके पास कुछ हो। तो वो की होती है उसके पास जिसके थ्रू आपका डेटा वो रिटर्न कर सकता है। रिटर्न क्या मतलब, आपके सिस्टम पे ही है डेटा बट आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते हो, है ना। कभी भी आप जब किसी फाइल को इंक्रिप्ट कर दोगे ना, तो आप एक चीज देखोगे कि वो फाइल का सिग्नेचर, फाइल का टाइप चेंज हो जाता है। वो फाइल एक अलग तरीके की फाइल बन जाती है। मान के चलो आपके पास एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपका सिस्टम ब्राउजर पे ओपन कर देता है, या आपके पास कोई पीडीएफ है, व्यूअर है तो उस पे ओपन कर देगा उसको। लेकिन वो तब करेगा उसको ओपन जब उसका एक्सटेंशन डॉट पीडीएफ होगा। मालवेयर क्या करता है, ये रैंसमवेयर क्या करता है, आपके फाइल के सिग्नेचर को या आपके फाइल के टाइप को चेंज कर देता है, जिसका मतलब है कि आपके फाइल का एक्सटेंशन भी चेंज हो जाता है। वो डॉट पीडीएफ नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, डॉट पीडीएफ डॉट समथिंग। अब वो समथिंग जो होता है वो मालवेयर का नाम होता है नॉर्मली। जैसे वोनाक्राई रैंसमवेयर में बताया था आप लोगों को मैंने, वोनाक्राई रैंसमवेयर के बारे में, जो इटर्नल ब्लू के थ्रू एक्सप्लॉइट हुआ था, जिसने मिलियंस ऑफ पीपल या यूजर्स के सिस्टम्स को क्या कर दिया था, इंक्रिप्ट कर दिया था, उनके डेटा को इंक्रिप्ट कर दिया था। तो वो जो मालवेयर था वो, उसका एक्सटेंशन क्या था, WNCRY। तो वो WNCRY से क्या निकल के आ रहा है, वोनाक्राई। तो नॉर्मली हर एक मालवेयर का अपना एक एक्सटेंशन होता है, हर एक रैंसमवेयर का अपना एक एक्सटेंशन होता है जिससे वो आपके फाइल को इंक्रिप्ट कर देता है। अब आपका सिस्टम, जैसे मान के चलो फाइल का नाम था abc.pdf, अब उसका फाइल का नाम क्या हो गया, abc.pdf.wncry। ठीक है, अब आपके सिस्टम को नहीं पता कि इस WNCRY फाइल को कैसे ओपन किया जाए। आपका सिस्टम पीडीएफ ओपन करना जानता है, बट WNCRY फाइल को ओपन करना नहीं जानता। और नहीं जानता तो वो उसको किसी भी हालत में ओपन नहीं कर पाएगा जब तक आप उस फाइल को वापस से कन्वर्ट नहीं करते हैं पीडीएफ में। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करता है रैंसमवेयर। और इसके लिए उसको आपके सिस्टम की रिसोर्सेज जरूरत होती है, क्योंकि आपके सिस्टम की सारे फाइल्स को उसे इंक्रिप्ट करना है। क्रिप्टोग्राफी के लिए, क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड कोई भी अगर आप काम करोगे तो आपके सिस्टम के प्रोसेसिंग पावर की जरूरत होती है, चाहे आप हैशिंग कर रहे हो, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को हैश कैट, या क्या क्या बोलते हैं, जॉन द रिपर को यूज करते समय मैंने बोला था आपके सिस्टम की रिसोर्सेज यूटिलाइज की जाती है। वैसे ही क्रिप्टोग्राफी में अगर आप इंक्रिप्शन भी परफॉर्म करते हैं तो आपके सिस्टम की रिसोर्सेज की मदद लेके आपका सिस्टम को, या सिस्टम की सारी फाइल्स इंक्रिप्ट नहीं होती हैं, सिर्फ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। ये नहीं कि आप समझो कि सिस्टम स्टार्ट ही ना, अगर मान के चलो आप अपने सिस्टम की उन फाइल्स को इंक्रिप्ट कर दो जो बूट होने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, बूट करने के लिए, सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, तो फिर आपका सिस्टम ही स्टार्ट नहीं होगा। सिस्टम प्रॉपरली चल रहा होता है रैंसमवेयर अटैक के बाद, बट आपका डेटा एक्सेसिबल नहीं होता है, वो डेटा जो कॉन्फिडेंशियल होता है। तो अटैकर क्या करता है, उन स्पेसिफिक फाइल्स को इंक्रिप्ट करता है, जैसे जिनका, जो नॉर्मल कॉन्फिडेंशियल डेटा स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, जैसे TXT, JPG, PNG, BMP, ये सारी इमेजेस के टाइप हो गए। उसके अलावा फिर आपके PDF डॉक्यूमेंट, एक्सेल, XLS। इसके अलावा आपके और कुछ एक्सटेंशंस जो आप नॉर्मली हम लोग कॉन्फिडेंशियल डेटा जिसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, उन सारे एक्सटेंशंस को क्या कर देगा, ये इंक्रिप्ट कर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, रैंसमवेयर का। और इसके बदले फिर अटैकर आपको कुछ मैसेजेस शो करता है आपके स्क्रीन पे, ताकि वो यूजर को प्रेशराइज कर पाए। ठीक है, ये भी बताता है कि आपके सिस्टम को हुआ क्या है। ऐसा नहीं कि मतलब वो इंक्रिप्ट करके छोड़ दे आपके सिस्टम को, अब यूजर पता ही नहीं कर पा रहा कि उसके सिस्टम को क्या हो गया। तो वो क्या करेगा, यूजर, अटैकर को पैसा चाहिए, तो अटैकर को पैसा लेने के लिए यूजर को समझाना भी पड़ेगा कि उसके सिस्टम पे क्या हुआ है, उसके सिस्टम पे किस तरीके का अटैक हुआ है, ताकि यूजर अमाउंट पे करे। और जब यूजर अमाउंट पे करता है तो जरूरी नहीं है उसके बाद भी अटैकर उसको की प्रोवाइड करे।
और ज्यादातर केसेस में ये होता है, मान के चलो लगभग 60-70% केसेस में ये होता है कि अटैकर डेटा प्रोवाइड, मतलब कि डिक्रिप्शन की प्रोवाइड नहीं करता है यूजर को। और उसका रीजन ये भी होता है क्योंकि अटैकर के पास डिक्रिप्शन की होती भी नहीं है। मालवेयर किसी और ने बनाया, आप उसको बस यूज कर रहे हो एज एन अटैकर। अब आपके पास है ही नहीं उसका की, क्योंकि जिसने बनाया था उसके पास उसका की है। इसके थ्रू उसको डिक्रिप्ट किया जाए, या तो आप खुद बनाओ वो मालवेयर। तो अगर आपने खुद नहीं बनाया है तो आपके पास उसका डिक्रिप्शन की भी नहीं होगा। और एक रीजन और भी होता है कि अगर उसने किसी एक बंदे को डिक्रिप्शन की शेयर कर दिया, तो वो यूजर उसको पब्लिकली अवेलेबल कर देगा, ताकि बाकी लोग उसको ऑटोमेटिकली क्या कर दें, डिक्रिप्ट कर दें उसके थ्रू। तो फिर रैंसम उसको नहीं मिलेगा। तो बेसिकली मैक्सिमम केसेस में आपको की नहीं मिलता है जब आप अमाउंट भी पे कर देते हैं। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप डेटा का अगर आपने बैकअप ले रखा होगा तो आपको डेटा की जरूरत ही नहीं होगी। और डेटा की जरूरत नहीं होगी तो आपको फिर रैंसम पे करने की भी डिमांड, मतलब उनकी डिमांड को फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपने सिस्टम को फॉर्मेट करिए और अपना सिस्टम का बैकअप रिस्टोर कर लीजिए। परफॉर्म कैसे, मतलब सारा समझा दिया। यही तो बताया। कैसे मतलब, बताओ क्या कुछ मतलब। तो कोडिंग तो रिक्वायर्ड है ही, कोडिंग की जरूरत है ही। बाकी कोड इस तरीके का होना चाहिए कि आपके उस कोड के अंदर किसी ना किसी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम का यूज हो रहा हो, और वो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम किसी ना किसी की पर काम कर रही होगी। तो वो की इंक्रिप्ट भी करेगी, और हो सकता है उसी की से डिक्रिप्ट भी हो जाए, या फिर जिस की से इंक्रिप्ट करा है उसकी एक और रिलेशनल की होती है जिसके थ्रू उसको डिक्रिप्ट किया जा सके। तो वो सब कुछ कोड के अंदर लिखा होता है कि वो कैसे काम कर रहा है, वो एल्गोरिथम कैसे वर्क कर रही है। और जैसे वो वर्क करेगी तो आपके सिस्टम की सारी फाइल्स को कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट में इंक्रिप्ट कर देगी, ज्यादा टाइम उसको नहीं लगेगा। अभी यही तो बताया मैंने, यही तो बताया, आपकी फाइल के एक्सटेंशन को चेंज कर देता है वो। आप उसकी फाइल को एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। आपका कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, टीएक्सटी डॉक्यूमेंट है, अब आपके सिस्टम को आप सिस्टम जानता है कि टीएक्सटी पीडीएफ डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे किया जाता है। हाँ हाँ हाँ। फाइल्स के देखो, फाइल को इंक्रिप्शन जब आप करोगे ना क्रिप्टोग्राफी में, तो यही होता है कि आपका फाइल इंक्रिप्ट हम इसलिए करते हैं उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मुझे अपनी फाइल को हाइड करना है, कोई और एक्सेस, किसी को एक्सेस नहीं कराना है। तो अपनी फाइल को इंक्रिप्ट कर दोगे। वही चीज अटैकर का होता है कि अटैकर आपकी फाइल्स को इंक्रिप्ट कर देता है, जो उसे नहीं कर पाना चाहिए था, क्योंकि वो उसकी फाइल्स नहीं थी, वो आपकी फाइल्स थी। लेकिन वो इंक्रिप्ट कर देता है ताकि आप अपनी फाइल्स को एक्सेस ही ना कर पाओ। और उनको डिक्रिप्ट करने के लिए उसको फिर की जरूरत पड़ती है। एल्गोरिदम्स पे देखो, सारी चीजें एल्गोरिदम्स पे काम करती है। इंक्रिप्शन जो होता है ना, इंक्रिप्शन की बहुत सारी एल्गोरिदम्स है जो भी आप आगे जाके पढ़ोगे। जिसमें से एक मैंने अभी आपको, जब हम लोग क्या कर रहे थे, स्टेगनोग्राफी कर रहे थे, तो मैंने एईएस के बारे में बताया था कि एईएस एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है जिसका नाम है एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जो कि कीज पे काम करती है। तो वो की के थ्रू एल्गोरिदम होती है बेसिकली। एल्गोरिदम क्या करेगी, प्लेन टेक्स्ट कंटेंट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगी। प्लेन टेक्स्ट मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, साइफर टेक्स्ट मतलब नॉन ह्यूमन रीडेबल। उसको कन्वर्ट कर देती है कीज की मदद से। कीज क्या होती है, अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग होती हैं। मतलब बहुत बड़ी फाइल होगी जिसके अंदर अल्फान्यूमेरिक कंटेंट में कुछ भी लिखा हो सकता है, उसके थ्रू आपका डेटा जो है वो इंक्रिप्ट हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली आपका जो डेटा होता है वो या जो विक्टिम का डेटा होता है वो इंक्रिप्ट करने के लिए अटैकर एल्गोरिदम्स का यूज करता है। वो एल्गोरिदम कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि अटैकर की खुद की बनाई एल्गोरिदम हो, एईएस ना हो, कुछ और हो जो अटैकर ने खुद बनाई है। क्योंकि बहुत सारी एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं मार्केट में, और बहुत सारे एल्गोरिदम्स ऐसे भी हैं जो अटैकर्स खुद जनरेट करते हैं ताकि वो रैंसमवेयर अटैक परफॉर्म कर पाए। इसलिए रैंसमवेयर अटैक, मतलब रैंसमवेयर मालवेयर क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा टफ होता है, क्योंकि इसके लिए एल्गोरिदम्स आपको ऐसी चूज करनी पड़ती है जो कि इतनी जल्दी ब्रेक ना हो जाए। पता चले कि अटैकर को रैंसम पे करने की, मतलब अटैकर को रैंसम पे करने की जरूरत ही नहीं है, विक्टिम ऑटोमेटिकली उसको किसी तरीके से एक्सेस कर पा रहा है फाइल्स को अपने। जब मैं इसको ना परफॉर्म करके दिखाऊंगा तो थोड़े डाउट्स आपके तब भी क्लियर हो जाएंगे। रैंसमवेयर अटैक मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा, तो उससे आपको थोड़ा समझ आएगा कि कैसे काम करता है। ठीक है।
यहाँ तक समझ आ गया? अब इन तीनों अटैक्स में हम लोगों ने ये देखा कि जो आपका जो भी मालवेयर हम लोग यूज कर रहे थे उससे अटैकर को किसी के सिस्टम का एक्सेस नहीं मिला। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा था कि वायरस आपका सिस्टम, वायरस वॉर्म आपका सिस्टम और नेटवर्क स्लो कर रहा था। रैंसमवेयर क्या कर रहा था कि आपके सिस्टम को इंक्रिप्ट कर रहा था। अटैकर को यहाँ पे कहीं पे भी एक्सेस नहीं मिला। बट अभी जो इसके ये बात के तीन मालवेयर्स हैं, उसमें अटैकर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो आपके सिस्टम के किसी रिसोर्स को एक्सेस करता है। सिस्टम की रिसोर्सेज को, सिस्टम के कंटेंट को, डेटा को या कैमरा हार्डवेयर को वो एक्सेस करता है। इनके अंदर ट्रोजन हॉर्स, की लॉगर्स, स्पाईवेयर्स, ठीक है, जिसके लिए अटैकर को कम्युनिकेशन चैनल्स क्रिएट करनी पड़ती है। तो दो तरीके की कम्युनिकेशन चैनल्स होती हैं, वो लिख लीजिए। ओवर्ट चैनल्स और कोवर्ट चैनल्स। अब इन दोनों चैनल्स का कॉन्सेप्ट क्या है? कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होती हैं? आपके सिस्टम से कोई जब कम्युनिकेट करता है, कोई कनेक्ट करता है, तो एक चैनल क्रिएट की जाती है, एक सेशन क्रिएट किया जाता है जिसमें आईपी एड्रेस और पोर्ट का यूज किया जाता है। आपका सॉकेट, सॉकेट का मतलब आपका आईपी, आपका पोर्ट, सोर्स सॉकेट। डेस्टिनेशन का आईपी, डेस्टिनेशन का पोर्ट, डेस्टिनेशन सॉकेट, इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट किया जाता है। और वो जो कम्युनिकेशन चैनल होते हैं वो दो तरीके से क्रिएट हो सकते हैं। पहले होते हैं ओवर्ट चैनल्स, जिनको खुद यूजर इनिशिएट करता है, जिसका सिस्टम है वो खुद ही इनिशिएट करता है इन चैनल्स को, ताकि वो किसी लेजिटिमेट सर्विस के साथ कम्युनिकेशन कर पाए। ठीक है। किसी भी लेजिटिमेट सर्विस मतलब जैसे आप ब्राउजर ओपन करते हो, आपने टाइप किया google.com, या आपने दूसरे टैब में टाइप किया facebook.com, तो आपका जो सिस्टम है वो उस समय कितनी सर्विसेज के साथ कम्युनिकेट कर रहा है रियल टाइम में? दो। दो दो चैनल्स क्रिएट किए होंगे, एक फेसबुक के साथ और एक गूगल के साथ। ठीक है। तो वैसे ही वो चैनल्स क्या कहलाते हैं? जिनको खुद यूजर इनिशिएट करता है ताकि वो लेजिटिमेट सर्विसेज को एक्सेस कर पाए। वो कौन सी चैनल्स होती हैं? ओवर्ट चैनल्स, जो कि लेजिटिमेट होती हैं, जेन्युइन होती हैं, यूजर्स खुद ही क्रिएट करता है, यूजर की नॉलेज में होती हैं। ऐसे चैनल्स जो यूजर के नॉलेज में नहीं है और यूजर ने इनिशिएट नहीं करे हैं, जो अटैकर ने उसके सिस्टम पर इनिशिएट करे हैं ताकि अटैकर उसके मशीन को एक्सेस कर पाए, तो वो चैनल्स क्या कहलाती हैं? कोवर्ट चैनल्स, जो कि मेलिशियस होती हैं और मेलिशियस कामों के लिए अटैकर आपके सिस्टम पर क्रिएट करता है। अगर अटैकर को आपके सिस्टम का एक्सेस चाहिए है तो वो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम के आईपी और आपके सिस्टम के पोर्ट को कनेक्ट करता है अपने सिस्टम और अपने सिस्टम के पोर्ट से। अपना आईपी अपने पोर्ट से वो आपके सिस्टम के आईपी और पोर्ट को कनेक्ट करता है, एक चैनल क्रिएट करता है ताकि वो यहाँ से कुछ कमांड्स भेजे, तो आपका सिस्टम उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करके रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे। वो कमांड कुछ भी हो सकती है, कैमरा एक्सेस करने की कमांड हो सकती है, वो माइक्रोफोन एक्सेस करने के लिए, फाइल डाउनलोड अपलोड करने के लिए कमांड्स हो सकती है। ठीक है। तो वो चैनल्स क्या कहलाती हैं जो अटैकर क्रिएट करते हैं? कोवर्ट चैनल्स होते हैं। ठीक है। तो वो मेलिशियस कामों के लिए यूज की जाती हैं, खासकर इन तीनों के लिए, ट्रोजन हॉर्स, की लॉगर्स एंड स्पाईवेयर्स। ठीक है। अब की लॉगर ट्रोजन मतलब की लॉगर्स मैंने आप लोगों को बताया था क्या होते हैं। की लॉगर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? की स्ट्रोक्स को कैप्चर करना, मतलब आपके सिस्टम में जो भी आप कीबोर्ड से टाइप करोगे उन चीजों को कैप्चर करना। आपने कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप करा, आप किसी भी वेबसाइट पे गए, वहां पे अपने यूजर नेम पासवर्ड डाला, या आपने किसी भी ऑफलाइन एप्लीकेशन में आप व्हाट्सएप पे जो चीजें टाइप कर रहे हो वो सारी चीजें अटैकर के पास आ जाएंगी। अगर आप लैपटॉप के थ्रू कर रहे हो तो की स्ट्रोक्स को कैप्चर करने का मतलब क्या है कि आपने इस कीबोर्ड के, चाहे अपने एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा रखा हो या आपका इनबिल्ट कीबोर्ड हो, उसके थ्रू आप जब टाइप करोगे तो उन स्ट्रोक्स को कैप्चर करने का लिए कौन सा मालवेयर यूज किया जाता है? की लॉकर्स। और स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर का कॉन्सेप्ट होता है आपके ऊपर नजर रखना, और नजर रखने के लिए अटैकर आपका कैमरा एक्सेस करेगा, माइक्रोफोन एक्सेस करेगा और आपका स्क्रीन एक्सेस करेगा कि आपने आपके स्क्रीन पर क्या चल रहा है। वो टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट्स लेता रहेगा आपके स्क्रीन के कि आपने इस समय क्या किया। हर 5 सेकंड में, 10 सेकंड में वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, या आपके लाइव स्क्रीन देख सकता है कि आपने स्क्रीन पर क्या क्या एक्टिविटी आप
कर रही है। तो ये किसकी मदद से होता है? स्पाईवेयर की मदद से। किससे मतलब? हाँ, विक्टिम के सिस्टम पे नेटवर्किंग, मतलब नेटवर्क से रिलेटेड, क्योंकि आपका एक डिवाइस, मतलब विक्टिम का डिवाइस अटैकर के मशीन से कम्युनिकेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क ट्रैफिक जनरेट होता है उससे। और तब ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होता है जब अटैकर ग्राफिकल स्क्रीन एक्सेस कर रहा होता है उसकी। मतलब अगर मैं एज एन अटैकर मैंने सिर्फ एक कमांड भेजी और वो कमांड का आउटपुट मेरे पास आ गया, तो उसमें नेटवर्क ट्रैफिक कम जनरेट होता है विक्टिम के साइड पे। ठीक है। लेकिन वहीं पे मान के चलो मैंने एक कमांड भेजी जिससे मुझे उसकी स्क्रीन देखनी है, लाइव स्क्रीन की, उसके स्क्रीन पे क्या चल रहा है। अब वो जो लाइव स्क्रीन को एक जगह से विक्टिम की मशीन से मेरे मशीन में ट्रांसमिट करने के लिए नेटवर्क बैंडविड्थ ज्यादा कंज्यूम होती है, नेटवर्क ट्रैफिक ज्यादा जनरेट होता है। तो विक्टिम इससे आइडेंटिफाई कर सकता है अगर वहां पे कोई मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है, ताकि उसे ये पता चले कि कहीं ना कहीं इस सिस्टम पर पहले इतना नेटवर्क ट्रैफिक नहीं था और अभी ऐसी कोई सर्विस भी नहीं चल रही है, तो ऐसा रीजन क्या है जिससे नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ रहा है। तो नेटवर्क ट्रैफिक जब 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 बढ़ेगा, तब जब मतलब तब तब अटैकर या विक्टिम जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कहीं ना कहीं कोई शायद मेरे सिस्टम पे कुछ मेलिशियस कोवर्ट चैनल्स को क्रिएट कर रखा है। और इन दोनों मालवेयर्स की कैपेबिलिटी किसके पास हो सकती है? ट्रोजन हॉर्स के पास। ठीक है। सो ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट मालवेयर है यहाँ पे, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। तो ट्रोजन, अच्छा, इस प्रैक्टिकल को ना मैं कल ही करूंगा। आप लोग जितने भी ऑनलाइन है ना, ट्राई करिए कि कल ऑफलाइन आ जाए। तो ऑफलाइन आएंगे आओगे तो सारे लोगों को समझ आ जाएगा, अदरवाइज ऑनलाइन वालों को समझ नहीं आएगा। तो कल इस प्रैक्टिकल को रखते हैं। कल क्या है? वेडनेसडे। हाँ, कल करते हैं इस प्रैक्टिकल को, ठीक है, ऑफलाइन वाले को। अभी इसको ही डिस्कस कर लेते हैं पूरा। सो ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं, इसको समझ लीजिए ध्यान से। इसके पीछे बेसिकली एक स्टोरी भी है, किसी ने सुनी होगा। क्या है वो स्टोरी, बताओ। हम्म, मैंने सुनाई थी क्या? क्योंकि आपके गया था ना मैं कॉलेज में, तो शायद मैंने उस समय बताई हो। हाँ, ठीक। हाँ, तो वैसी ही थी। तो नॉर्मली इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कीलॉगर्स का, सॉरी, ट्रोजन्स का। जैसे मान के चलो कि दो बेसिकली किंगडम्स थे, अलग अलग राज्य थे, जिसमें से एक की जो वॉल्स थी ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। मतलब उनके वॉल्स को कोई वो नहीं कर पाता था, ब्रेक नहीं कर पाता था, पेनिट्रेट नहीं कर पाता था। तो ये वाला इन दोनों की आपस में लड़ाई चलती रहती थी और हर बार यही हारता था। ठीक है। तो इन लोगों ने एक ऐसा प्लानिंग करा कि उन लोगों ने एक लकड़ी का घोड़ा बनाया, बहुत बड़ा सा। ठीक है, मतलब छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा उन लोगों ने एज अ गिफ्ट प्रोवाइड करा इसने इसको, ताकि उन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हो जाए, आपस में कोई भी लड़ाई वगैरह ना हो। ठीक है, समझौता टाइप का हो जाए। तो इन लोगों ने वो एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो एक्सेप्ट करने का मतलब डेफिनेटली उन लोगों ने अपने वॉल्स के अंदर ले गए उसको, लकड़ी के घोड़े को। ठीक है। अब वो जो वुडन हॉर्स था, उसके वो हॉलो था अंदर से, उसके अंदर सिपाही थे। ठीक है, मतलब 5-10 जितने भी आ पाए उतने सिपाही थे उसके अंदर। ठीक है। अब रात में जितने भी सिपाही उसके अंदर थे वो बाहर निकले, और उन लोगों ने जो गेट के आसपास जितने भी वो थे, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह थे, उनको मार दिया। ठीक है, और मारने के बाद इस किंगडम का गेट ओपन कर दिया, ताकि यहाँ से जितनी भी सेना है वो अंदर आ जाए। ये लोग तैयार थे कि जैसे ही गेट ओपन हो तो हम लोग तुरंत अंदर चले जाएंगे, क्योंकि इससे पहले ये लोग अंदर नहीं जा पाते थे, सिर्फ और सिर्फ वॉल्स की वजह से। तो इससे फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने डेफिनेटली ये रातों रात वो किला जीत लिया, उनको हरा दिया, जो भी थे इसके किंगडम के अंदर उनको हरा दिया। ठीक है। अब इस टेक्निक से ट्रोजन हॉर्स को इस कंप्यूटर मालवेयर के बारे में क्या समझ आता है? पहली चीज कि आपके सिस्टम पे ओपन पोर्ट्स नॉर्मली अगर नहीं है, अगर मैंने आपको क्या बताया था, स्कैनिंग के टाइम पे हमारा काम होता है सिस्टम्स पर ओपन पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करना। आपके सिस्टम पर अगर ओपन पोर्ट नहीं है, और अगर ओपन पोर्ट है भी और वल्नरेबल नहीं है, तो अटैकर कैसे आपको टारगेट करता है? वो आपको मेलिशियस फाइल्स भेजेगा, और उससे उन फाइल्स से आपके सिस्टम के पोर्ट्स को ओपन कराना चाहेगा। तो वही चीज ट्रोजन करता है। ट्रोजन क्या करेगा? जैसे मान के चलो ये सिस्टम है और ये दूसरा सिस्टम है, यहाँ से मैं इस सिस्टम की तरफ एक मालवेयर सेंड करूंगा। ठीक है। और वो मालवेयर कौन सा है? ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स को जैसे ही पहली बात, ट्रोजन हॉर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ट्रोजन हॉर्स लगता है एक लेजिटिमेट फाइल की तरह है। ट्रोजन हॉर्स जब भी अटैक होता है,
तो वो लगता किसकी तरह, एक लेजिटिमेट फाइल की तरह लगता है, क्योंकि अटैकर उसको किसी दूसरे फाइल के पीछे बाइंड कर कर सेंड करता है। मतलब बाइंड करने का मतलब, अब यहाँ पे जैसे आप लोगों स्टेगनोग्राफी के टाइम पे पूछ रहे थे कि मालवेयर्स पे हम लोग हाइड कर सकते हैं इसके पीछे, तो स्टेगनोग्राफी वो टेक्निक नहीं है। बाइंडिंग बोलते हैं उस टेक्निक को, बाइंडिंग, BINDING। तो बाइंडिंग में क्या होता है कि किसी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के पीछे आपने किसी मेलिशियस पेलोड को हाइड कर दिया, तो ये क्या बनेगा, एक ट्रोजन बनेगा। और ट्रोजन, विक्टिम को यही लगता है कि वो लेजिटिमेट फाइल है। जैसे इन लोगों को क्या लगा कि वो गिफ्ट था, उन लोगों को क्या लगा कि वो लकड़ी का जो वुडन वुडन हॉर्स है वो गिफ्ट है, लेकिन वो गिफ्ट नहीं था। वैसे ही आपको भी क्या लगता है कि जो आपने फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करी है वो एक लेजिटिमेट फाइल है, लेकिन वो लेजिटिमेट नहीं होती है, वो जेन्युइन या ओरिजिनल फाइल नहीं होती है, उसके पीछे कुछ मेलिशियस कंटेंट भी होते हैं, जिसको जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो वो जो मेलिशियस कोड होता है वो भी उस सिस्टम पर एग्जीक्यूट हो जाता है। और जैसे ये मेलिशियस पेलोड एग्जीक्यूट होगा, तो जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स को मार के उन लोगों ने क्या किया था, इसका एक गेट ओपन कर दिया था, वैसे ही ये क्या करता है, आपके सिस्टम का एक पोर्ट ओपन कर देता है। और जैसे ही वो पोर्ट ओपन करेगा, उस पोर्ट को वो आप आपके ऊपर है, अगर आपने बाइंड शेल वाली टेक्निक यूज करी है, मैंने समझाया था आप लोगों को, बाइंड शेल और रिवर्स शेल। बाइंड शेल क्या करता है, बाइंड शेल विक्टिम के पोर्ट को ओपन कर देगा और उसको किससे कनेक्ट करेगा, मतलब कनेक्ट नहीं करेगा, किसके पोर्ट को ओपन करता है, विक्टिम के पोर्ट को बाइंड शेल, और अटैकर जब चाहे विक्टिम के पोर्ट से खुद कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये किसके केस में होता है, बाइंड शेल के केस में। रिवर्स शेल क्या होता है, इसका अपोजिट। अटैकर अपना सिस्टम का पहले से पोर्ट ओपन रखेगा एक, और विक्टिम का एक पोर्ट ओपन करके ये वाला ट्रोजन क्या करेगा, उस पोर्ट को ओपन करके इसको किसके साथ कनेक्ट कर देगा, अटैकर के मशीन के साथ। दोनों केसेस में पोर्ट तो ओपन होगा, एक पोर्ट एक जगह क्या होता है कि वो एक सर्विस की तरह स्टार्ट हो जाएगा जिससे अटैकर कभी भी कनेक्ट कर सकता है, वो बाइंड शेल के केस में होता है। रिवर्स शेल के केस में जैसे ही वो पोर्ट ओपन करेगा, तुरंत एक रिक्वेस्ट जाएगी अटैकर के मशीन की तरफ, और अटैकर के मशीन के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, कोवर्ट चैनल्स। ठीक है, अब ये जो कोवर्ट चैनल हमने बनाया है, इसके थ्रू अटैकर क्या करेगा, उस मशीन पर कमांड्स को सेंड करेगा। यहाँ से जो भी कमांड गया यहाँ पे, वो कमांड का रिस्पॉन्स यहाँ से उसके पास आ जाएगा। तो ट्रोजन हॉर्स को नॉर्मली ट्रोजन भी बोल सकते हो आप, बट ट्रोजन हॉर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट वहां से उठाया गया है, जो इस किंगडम को कॉम्प्रोमाइज करने में हेल्प कर रहा था जिस टेक्निक ने, तो वही चीज आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने में भी हेल्प करती है। अब ट्रोजन हॉर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, जरूरी नहीं कि ट्रोजन हॉर्स कंप्लीट एक्सेस प्रोवाइड करे, हो सकता है कि सिर्फ कमांड लाइन एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ आप कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि आपको कमांड्स के साथ साथ पूरे सिस्टम का भी एक्सेस मिल जाए, लेकिन कैमरा वगैरह कंट्रोल ना कर पाओ। हो सकता है कि कंप्लीट एक्सेस के साथ आपको कैमरा, माइक्रोफोन,